हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी, टीजीटी या फिर एलटी ग्रेड कॉमर्स मेंस एग्जामिनेशन की, तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपका नेक्स्ट 20 डेज में कंडक्ट होने वाला है। और अभी क्या फाइनल स्ट्रेटेजी आपको होना चाहिए, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, किस तरीके से आपको अपने सिलेबस को कवर अप करना है, क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए, तो ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। छोटे से सेशन में थोड़ा सा समय आपका लूंगा, बट काफी समय आपका बचा भी दूंगा, आपकी प्रिपरेशन को आसान बना दूंगा, आपकी आंसर राइटिंग को लाइन पे ले आऊंगा। आइए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली नजर जो मैं आपकी डलवाना चाहता हूं, आपके सब्जेक्टिव के पैटर्न पे डलवाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से ओझल हो जाता है। स्पेशली अगर आप अभी रिसेंटली ईएमआरएस केवीएस एनवीएस का पेपर देकर आए या आपने वो पेपर देखा है, तो वो वाला जो पेपर है वो आपके एलटी ग्रेड के पैटर्न से बहुत ज्यादा अलग है। और उसके बेसिस पे आप अपने पेपर की जजमेंट ना ही बनाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 होने वाले हैं और टोटल सब्जेक्टिव के मार्क्स 200 होने वाले हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट वाले आंसर्स हो जाएंगे, ऐसी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका है खंड अ पार्ट ए और दूसरा है खंड ब पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 125 शब्दों में, 125 वर्ड्स में लिखना है। ये वर्ड लिमिट ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इग्नोर करेंगे और अपने आंसर को बड़ा लिखेंगे या बिना सोच समझ के लिखेंगे और अपने पेपर की खिचड़ी पका देंगे। और जो आपका सेकेंड पार्ट है वो आपका पार्ट बी है, जिसमें आपके हर एक आंसर आपको 200 वर्ड्स में लिखना होगा। पार्ट ए के हर एक आंसर को 8 मार्क्स का वेटेज दिया गया और पार्ट बी के हर एक आंसर को 12 मार्क्स का वेटेज प्यारे दोस्तों दिया गया है। होगा क्या, जब प्रैक्टिकली आप पेपर में बैठोगे, अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करके नहीं गए हो, आप पहले से अपना माइंड सेट करके नहीं गए हो, होगा ये कि जब आप पेपर देने बैठोगे, आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, शुरू में पार्ट ए आएगा। पार्ट ए वाले सवालों पे आप बहुत अच्छा समय लगाओगे, बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखोगे, 125 वर्ड्स की लिमिट को तो भूल ही जाओगे। फिर आप जैसे ही पार्ट बी पे पहुंचोगे, आपको पता चलेगा कि यार मेरा तो आधे से ज्यादा समय निकल चुका है, अभी तो समय बहुत ही कम रह गया है, मेरे पास सवा घंटा के आसपास पड़ा हुआ है, 1.5 घंटे से भी कम टाइम पड़ा हुआ है, हो सकता है 1 ही घंटा पड़ा हो। तो आपको ये डर हो जाएगा कि यार अब मैं कैसे लिखूंगा, कैसे मेरे पार्ट बी के आंसर्स पूरे होंगे। और उस चक्कर में आप पार्ट बी के आंसर्स को छोटा करेंगे। होगा प्रैक्टिकली ये कि पार्ट ए के जो आंसर है ना, खंड ए के जो आंसर है, वो आप 200 वर्ड्स में लिख रहे होंगे और खंड बी वाले आप 125 में लिख रहे होंगे। अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, पहले से आपका माइंड सेट नहीं है। और पार्ट बी में हो सकता है कोई न्यूमेरिकल वगैरह भी आ जाए, और अगर वो आ गया तो फिर तो प्यारे दोस्तों आपके पूरे पेपर की खिचड़ी हो जाएगी। तो आपका जो माइंड सेट है ना, वो पूरा पहले से रेडी रखिए, पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि यार पार्ट ए आएगा, पार्ट ए के अंदर मेरे को हर एक आंसर इतने वर्ड्स का ही लिखना है, और पार्ट बी आएगा और उसके अंदर मेरे को हर एक आंसर इतने वर्ड्स का ही लिखना है। तो थोड़ा सा मेंटली इस चीज को लेकर प्रिपेयर्ड होकर जाइए, ताकि आप टाइम अच्छे से मैनेज कर सके आपके एग्जामिनेशन हॉल में। आज मैं आपके साथ हवा में बातें करने नहीं आया हूं, मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए तभी बना रहा हूं ताकि मैं आपके साथ अच्छे से डिटेल में बातें कर सकूं। वरना मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना सकता था, उस पे व्यूज भी ज्यादा आते हैं और ज्यादा लोग उसे पसंद भी करते हैं। बट लॉन्ग वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहता हूं कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और आपके सामने ये क्वेश्चन है, demand curves normally slopes downward from left to right, explain the statement with suitable reasons। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है 8 मार्क्स के अंदर, आपको ये लिखना है, यानी कि 125 वर्ड्स की लिमिट में लिखना है। तो क्या आप इसे लिख पाएंगे? आप इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लिख सकते हैं, अगर आप लिख पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बट मुझे लग रहा है कि आप डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करेंगे, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम आंसर लिख रहे हैं। तो अगर आप इसे 125 वर्ड्स के आसपास लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का आंसर आप प्यारे दोस्तों बना सकते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि व्हाट इज अ डिमांड कर्व,
फिर आप बताएंगे कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो कोई भी आप 4-5 रीजंस बता दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे बताए हैं। आपके रीजंस हो सकता है यहाँ पे थोड़े से अलग हो, थोड़े से डिफरेंट भी हो, बट अगर आप अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, आपके जो लैंग्वेज है, टर्मिनोलॉजी है, वो स्टैंडर्ड ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना आंसर बना सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो इसके अंदर प्यारे दोस्तों आप डायग्राम वगैरह भी बनाकर आ सकते हैं, जिसमें आप डिमांड कर्व दिखा दीजिए और दिखा दीजिए कि डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। तो इस तरीके से आप 125 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर लिखेंगे। तो भावनाओं में नहीं बहना है, ऐसा नहीं है कि यार मुझे तो 8 पॉइंट्स पता है क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, तो मैं तो 8 के 8 एक्सप्लेन करके आऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको 125 वर्ड्स की लिमिट में ही रहना है। आप ज्यादा पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो प्यारे दोस्तों फिर एक्सप्लेनेशन को बहुत ही छोटा कर दो, बस 2-4 वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन ही रखो और आप 8 पॉइंट्स कर दो। 125 वर्ड्स को एक्सीड मत करना, इससे एग्जामिनर ऐसा नहीं है आपको ज्यादा नंबर दे देगा, हो सकता है वर्ड लिमिट से ज्यादा ऊपर जाने के लिए आपके नंबर वो काट और ले। तो इस चीज को ध्यान में रख के अपने आंसर्स को आपको लिखना है। और ऐसे ही प्यारे दोस्तों अगर आपको एक 12 मार्क्स का आंसर लिखना रहेगा और आपके सामने ये सवाल है, क्रिटिकली एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको 12 मार्क्स का आंसर यहाँ पे लिखना है, तो 200 वर्ड्स के आसपास आपका आंसर होना चाहिए। तो आंसर को आप स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन दें, आप डिफाइन करें कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और उसके बाद अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स को बता दें। तो जनाब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिफाइन करो, उसके मेरिट्स बता दो, 4-5 पॉइंट्स मेरिट में रख लो, 3 से 4 रख लो, उससे ज्यादा अगर लिखोगे तो फिर आपका वर्ड लिमिट एक्सीड होने का डर रहेगा। इसके बाद आ जाओ आप डी मेरिट्स पे, और डी मेरिट्स में भी देखो हमने 4 ही पॉइंट्स रखे हैं और लास्ट में एक छोटा सा एक लाइन का प्यारा सा कंक्लूजन हमने डाल दिया। कंक्लूजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा बड़ा कंक्लूजन दे दें, ऐसी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाला आंसर अगर आप चेक करोगे तो ये 200 वर्ड्स के आसपास आपका जो आंसर है यहाँ पे बन रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा लिखने लगेंगे ना तो फिर आपकी वर्ड लिमिट पक्का से एक्सीड ही हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपके आंसर का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, ताकि आप अपनी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है यहाँ पे बना सकें। कम शब्दों में ज्यादा बातें कह पाना सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की कला है और ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके सिलेबस पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि सर ये सिलेबस को कैसे अप्रोच करें, कैसे कवर अप करें, क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आपका जो सिलेबस है ना उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो जो चीजें सिलेबस में मेंशन्ड है वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीजें जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है उन पे टाइम वेस्ट अभी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि टाइम आपका वैसे ही अभी बहुत कम है। तो जैसे अकाउंटेंसी की अगर आप बात करते हैं तो अकाउंटिंग के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, सारे आपको डिफाइन करने आने चाहिए। सबके डेफिनेशंस तो आपको लर्न ही होने चाहिए। आपका डबल एंट्री सिस्टम जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इन सभी के फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये आपके बनते हैं। और प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाए, जिसमें जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट या ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला जाए, तो यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी कि आपका P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनाने आने चाहिए। और हो सकता है कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स के लिए भी आपको बोला जाए, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट हो सकता है, तो वो आपको करने आने चाहिए। देखो न्यूमेरिकल का लेवल कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं रहने वाला, न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत सीधे वाले ही होंगे, अगर कोई बहुत टेढ़ा आ गया तो फिर सबके लिए दिक्कत देगा, है ना। तो आप अपना प्रिपरेशन इस तरीके से करिए कि यार आप डायरेक्ट अगर सवाल आपको आ रहा है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट। ऐसी पार्टनरशिप अकाउंट्स इसमें आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की बातें यहाँ पे बोली गई है, तो यार इन्हीं टॉपिक्स पे आप फोकस कीजिएगा जो यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे आपका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो है, गुडविल का कंसेप्ट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट है, तो इनको लेकर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद है कंपनी अकाउंट्स, इसमें देखो जी यहाँ पे आपके शेयर्स की बात करी हुई है कि कंपनी जो है कैसे अपने शेयर्स का अकाउंटिंग करती है, इशू ऑफ शेयर्स की क्या एंट्री होगी, फोर फीचर की क्या एंट्री होगी, ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद रॉयल्टी, हायर परचेज एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का टॉपिक है। देखो यहाँ पे थ्योरी का सवाल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा डीप वाला एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ओवरऑल ऊपर ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल है अगर वो पूछा जाए तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। बहुत डीप पे न्यूमेरिकल्स में इस टॉपिक में मत जाना।
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ट्रेड और कॉमर्स का जो टॉपिक है वो आपका कवर्ड है। तो ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, और इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास रहते हैं, सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिफाइन करना आना चाहिए। इनके फायदे, इनके जो डीमेरिट्स है, नुकसान है, वो आपको पता होने चाहिए। मार्केटिंग की क्या नेचर है, क्या फंक्शंस है, तो मार्केटिंग क्या है, क्या इसके अंदर डिफरेंट फिलोसफीज हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, आपको पता होना चाहिए। इंडिजीनस ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, देखो इंडिजीनस ट्रेड आपका होलसेल और रिटेल ट्रेड, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर भी डिफरेंट हमारे पास वेज होते हैं ट्रेड को कंडक्ट करने के, तो वो सब चीजें। और इंटरनेशनल बिजनेस के बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके फायदे हैं, और क्या इसमें आपको इश्यूज प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का नेचर, स्कोप और प्रिंसिपल्स, तो बेसिकली मैनेजमेंट के जो फंक्शंस वगैरह हैं वो आपको पता होने चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ओवरऑल आपको पता होने चाहिए कि हर एक फंक्शन का मीनिंग क्या है और इसकी ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या है। और प्यारे दोस्तों, आपके जो टेलर और फ्योल के जो प्रिंसिपल्स है ना, उनको तो बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और इसकी क्या डायमेंशंस है, वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स और इसकी जो डिफरेंट डायमेंशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। ऑडिटिंग का टॉपिक भी इंक्लूड किया गया है। तो ऑडिटिंग में देखो ज्यादा कवर अप करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कंपनी ऑडिट की किताब उठा के बहुत डिटेल में कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। ऑडिट क्या है, क्या उसके प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और वाउचिंग के ऊपर ही यहाँ पे फोकस किया गया है। तो वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग वेरिफिकेशन से कैसे अलग है, वाउचिंग का प्रोसीजर क्या रहता है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको कैश सेल्स की वाउचिंग करनी है, तो क्या प्रोसीजर आपका रहेगा। तो डिफरेंट आइटम्स हमारे पास रहते हैं, हर एक की वाउचिंग कैसे होगी, कौन सा वाउचर आप चेक करेंगे, इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है जी बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। तो इकोनॉमिक्स का एक तो मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा इसके जो कोर एरियाज हैं, डिमांड कर्व एनालिसिस आपको पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व क्या है, कैसे बनता है, क्या अजम्पशंस हैं, क्या यहाँ पे आपकी एक्सेप्शंस रहती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कैसे कंप्यूट करोगे, क्या फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पे जो भी ग्राफ्स और डायग्राम्स बनते हैं ना, वो आपको पता होने चाहिए कौन से बनते हैं, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें आपने डायग्राम बना दिया तो एग्जामिनर डायग्राम देख के नंबर आपको दे देगा। ऐसे ही आपके जो लॉज ऑफ रिटर्न्स रहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रहता है, तो वो सब चीजें पता होनी चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो यार इन्हीं पे ज्यादा फोकस करना। मैं नहीं चाहता कि आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे या ओलिगोपोली पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। डेफिनेशन वगैरह कर सकते हो, बट ज्यादा फोकस आपका परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली पे ही होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे इनका शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रहता है, अलोंग विद डायग्राम्स। ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यार आपका जो ट्रेड है उसमें अलग अलग फेजेस रहते हैं ट्रेड साइकिल में, कभी बूम है, कभी रिसेशन है, कभी रिकवरी है, तो वो अलग अलग फेजेस और उनके क्या क्या फीचर्स है वो आपको पता होने चाहिए। पॉपुलेशन को लेकर हमारे पास कुछ थ्योरीज रहते हैं, जैसे आपका एक माल्थस थ्योरी है, एक आपका थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। तो वो थ्योरीज क्या हैं और उन थ्योरीज के की फीचर्स क्या हैं, क्या स्टेजेस हैं, बस की पॉइंटर्स, और उनका एक एनालिसिस, यानी कि इन थ्योरी के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। जैसे माल्थस थ्योरी के फायदे क्या है और इसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो ये चीजें आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चन में शायद पूछी जा सकती हैं। इंडियन इकोनॉमी, तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यार हमारी इकोनॉमी में क्या क्या समस्याएं अभी चल रही हैं। हो सकता है ऐसा कुछ आपसे पूछे कि व्हाट आर द की प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी एंड व्हाट आर योर सजेशंस इन टेकलिंग दोस प्रॉब्लम्स। तो ऐसा ओवरऑल क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो बहुत डीप में इंडियन इकोनॉमी की आप किताब ले आए 500 पन्नों की और वो पढ़ना शुरू कर दें, वो रिक्वायर्ड नहीं है, आपको ओवरऑल आइडिया यहाँ पे अटेन करना है। इसके बाद है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी एंड बैंकिंग के अंदर एक तो यार आपको मनी क्या, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, ये चीज मालूम होनी चाहिए। और मनी का स्कोप क्या रहता है, फंक्शंस क्या रहते हैं, कुछ इसके प्राइमरी फंक्शंस रहते हैं, कुछ सेकेंडरी रहते हैं, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक इकोनॉमी में, वो आपको मालूम होना चाहिए। ग्रीशम्स लॉ आपका बिल्कुल सीधा सीधा है, गुड मनी बैड मनी वाला जो लॉ है वो आपको यहाँ पे पूरा पता होना चाहिए कि क्या ये लॉ है, क्या ये आपको कहता है। मनी की क्वांटिटी थ्योरी, देखो बहुत सारी थ्योरीज हो सकती है मनी को लेकर, बट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है वो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो इसी पे आपका खास फोकस होना चाहिए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या है, क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो सकता है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स जो आपके पास रहते हैं, आपके पास रहते हैं कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल में भी आपके पास पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस है, पेमेंट बैंक्स है। तो हर एक बैंक का आपको मीनिंग यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बैंक्स के क्या फंक्शंस हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग और ई बैंकिंग को लेकर हमारे पास अलग अलग टूल्स रहते हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग और ई बैंकिंग, और इनसे जुड़े हुए क्या खतरे हैं, क्या फायदे हैं डिजिटल बैंकिंग के और क्या क्या खतरे हैं डिजिटल बैंकिंग और ई बैंकिंग करने में, वो खतरे भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद स्टेटिस्टिक्स का टॉपिक है जी। स्टेटिस्टिक्स का एक तो बेसिक आपको स्कोप इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, और डाटा कैसे आप कलेक्ट करते हो, क्लासिफाई करते हो, टेबुलेट करते हो। तो यार प्राइमरी सेकेंडरी डाटा वाला पार्ट यहाँ पे ज्यादा आपके लिए रेलेवेंट है, और क्लासिफिकेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, किस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हैं, तो इसका बेसिक पार्ट करके जाना। इसके अलावा जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो यार इसमें मीन मीडियन मोड आपको कवर अप करना है, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपका जो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला पार्ट है वो कवर अप करना है। यहां से हो सकता है कि आपका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल जाए। तो अभी पूरा सिलेबस का ओवरव्यू हमने ले लिया। अभी आपको क्या करना है यार, आपको एक आंसर डेली लिखना है, ये हैबिट आप डेवलप कर लो। मैंने भी आपको दिखाया भी कि कैसे आप आंसर्स लिख सकते हो। हर एक आंसर में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर आपका मेन बॉडी, और लास्ट में बिल्कुल छोटू सा कंक्लूजन। 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर आप कंक्लूजन को स्किप भी कर सकते हो, और इंट्रोडक्शन अगर नहीं लग रहा आपको रेलेवेंट तो उसको भी छोड़ सकते हो। आप कोशिश कीजिए जो भी अपना आंसर बनाए उसे पॉइंट्स में बनाए, और हेडिंग्स और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आए। हेडिंग ऐसा नहीं है, हेड राइटिंग ऐसा नहीं है कि मोती पिराए हुए लगे। आपकी हैंड राइटिंग जो है ना वो समझ आने वाली होनी चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा खुला खुला लिखेंगे, मार्जिन छोड़ के लिखेंगे, प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे, तो आपकी हैंड राइटिंग ठीक ठाक भी है ना, तब भी अच्छी लगेगी। और इसके अलावा अगर आप कहीं पे एक्स्ट्रा माइल जा सकते हैं, जैसे आप कहीं पे कोई डायग्राम बना सकते हैं, कोई चार्ट बना सकते हैं, कोई ग्राफ बना सकते हैं, कोई टेबल बना सकते हैं, तो वो टेबल वगैरह जरूर बनाकर आइए। उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर, आपका एफर्ट दिखता है आंसर को अच्छा बनाने में, और ये चीज आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे फेच कर सकती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको चिंता हो रही है कि सर इतना सब कुछ कैसे करेंगे, कैसे होगा, मैंने तो इस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई करी नहीं है, तो आप एवर स्टडी क्लासेस के जो कोर्सेज है उनको भी चेकआउट कर सकते हो। हमारा कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपको डिटेल्ड क्लासेस, नोट्स और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स मिलेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होंगे, फुल मॉक्स होंगे, और यहाँ पे आपका फुल मॉक का इवेल्युएशन भी किया जाएगा, जिसमें मैं पर्सनली आपके मॉक टेस्ट को इवेल्युएट करूंगा और आपको स्कोर दूंगा, और आपको आंसर राइटिंग के सजेशंस भी दूंगा। अगर आपको केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर्स ही चाहिए, आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप हमारा क्वेश्चन बैंक भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये दोनों कोर्सेज हमारी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर इनकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ आज के इस सेशन को कंक्लूड करता हूं। अगर आपको इस सेशन से हेल्प मिली तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।